हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। आप सभी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें खेद है कि हमने आपको 2 दिन तक की क्लास नहीं ले पाए थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ परिस्थितियाँ ही हमारे विपरीत थी। तो चलिए, हम आपको सेकंड पेपर पढ़ा रहे थे शैक्षिक नवाचार। तो हम देखते हैं कि शैक्षिक नवाचार क्या होता है। तो आपने देखा था कि नवाचार, पहले हम देखते हैं कि नवाचार क्या होता है। तो नवाचार से तात्पर्य है कि जो व्यवहार में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं नवाचार। ठीक है, मतलब पुराने व्यवहार में नए नए परिवर्तन ही क्या कहलाता है, नवाचार। तो नवाचार के आपने कुछ स्तर देखा था कि नवाचार के स्तर क्या है। तो स्तर में हमने पहला स्तर देखा था कि शैक्षिक नवाचार क्या होते हैं। तो शैक्षिक नवाचार में हमने देखा कि शिक्षा की प्रणाली में या शिक्षण विधियों में जो नए नए तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके रीति रिवाज में, ठीक है, उनके सहायक सामग्रियों में या शिक्षण विधियों को सीखने में या उनकी अधिगम प्रक्रिया में जो भी नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसे ही हमने कहा यह शैक्षिक नवाचार है। तो शैक्षिक नवाचार आपके लिए पढ़ना सबसे कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, सही कह रहे हो। चलिए, ठीक। तो इसमें शैक्षिक नवाचार का आपने क्या क्या है, एजुकेशनल इनोवेशन से आपने क्या समझा। आपने ये देखा कि स्थापित जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली पुराने से अभी तक चली आ रही है, उस शिक्षा प्रणाली में जो नए व्यवहार हो रहे हैं, नए व्यवहार का मतलब नए परिवर्तन जो हो रहे हैं, इन किसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी शिक्षण विधियों में, इनकी अधिगम स्तर में, इनके जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, इनके ट्रेनिंग कोर्सेज में, इनके कोर्सेज में जो भी आज तक हमने परिवर्तन देखा, उसे हमने एक शब्द दे दिया। हमने कहा कि यह क्या है, नवाचार है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि शैक्षिक नवाचार का मतलब क्या है। तो तकनीकी की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन, हमने कहा कि जो वैज्ञानिक युग है, जो नई नई तकनीकियां हैं, उसकी दृष्टि से अगर हम देखें, तकनीकी की दृष्टि से, टेक्निकल अगर हम उसके देखें, तो उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले हम कहते थे कि आप अगर जाओगे गुरु के पास तभी पढ़ोगे, लेकिन आज क्या है कि आप घर बैठे कोई भी शिक्षा आराम से ले सकते हो। चाहे हम उसको अगर डिग्री की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा, अगर हम आपको वैसे ही बात करें तो दूरस्थ शिक्षा का ही आप एक रूप है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हो। वो आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उन सारी के माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आप भी जानते होंगे। चलिए, अब हम देखते हैं, एक एक हेडिंग देख लेंगे कि शैक्षिक नवाचार। आपने देखा कि जो शिक्षण स्थापित शिक्षा विधि है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो नए परिवर्तन, उसके रीति रिवाज में, उसके शिक्षण विधियों में, उसकी अधिगम प्रक्रिया में, इतना आपने परिवर्तन देखा। आपने इसी परिवर्तन को कर दिया है शैक्षिक नवाचार। अगला है, आपने कहा कि अब नवाचार तो है, अब इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। तो चलिए विशेषताओं को एक एक हेडिंग करके हम देख लेते हैं। विशेषताओं में आपकी पहली विशेषता है वर्तमान परिस्थिति में सुधार। वर्तमान परिस्थिति में सुधार का मतलब ये है कि जो हमारी करंट सर्कमस्टांसेस, जो करंट सिचुएशन है, अगर उस करंट सिचुएशन में देखें तो आज की सिचुएशन आपको देखने को मिलता होगा कि आज से 10 साल पहले और आज में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चेंजेस हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये टेक्निकल चेंजेस इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान परिस्थिति में सुधार हुआ किससे, नवाचार से। किससे, तकनीकी से। दूसरा है वो नवीन तकनीकी तथा नवीन ज्ञान का प्रयोग। वर्तमान परिस्थिति में सुधार का मतलब ही है कि नवाचार का मतलब ही है कि नई नई तकनीकियां आई, नए नए ज्ञान आए, जिससे बहुत से टेक्निकल चीजें आई, जिससे आपने देखा कि ये नई नई तकनीकियां नए नए ज्ञान का उद्भव कर रही हैं, नए नए ज्ञान को धीरे धीरे ला रही हैं, जिससे हमारा ज्ञान धीरे धीरे और बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी उत्पन्न हो गई है कि हर कोई शिक्षा लेने का प्रयास भी कर रहा है, और हर कोई, हमारे यहाँ आप देखोगे तो जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगला है शैक्षिक तकनीकी को विद्यालयों तक पहुंचाना। सबसे मस्त है कि अगर हम किसी भी तकनीकी का खोज करते हैं तो उसको हमें विद्यालयों तक पहुंचाना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य था शैक्षिक
शैक्षिक नवाचार का मेन लक्ष्य था कि जो ये तकनीकियाँ हैं इसको सभी ग्रामीण विद्यालयों, शहरी विद्यालयों, जहाँ तक कि शिक्षा बहुत बाद में पहुँची, वहाँ तक अगर इन तकनीकियों को पहुँचाएंगे तो वहाँ पढ़ रहे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगला है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। हमने देखा कि हमने तकनीकी को पहुँचा दिया, लेकिन उस तकनीकी का प्रयोग करके हमने किया क्या? हमने यह किया कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस था, जो हमारी अधिगम प्रक्रिया थी, वह बहुत ज़्यादा प्रभावी बनी। प्रभावी बनने का मतलब ये है कि जो हमारे सीखने का तौर तरीका है, जो हमारे पढ़ने का तौर तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ। हमने बहुत से ज्ञान सीखे, हमने बहुत से तकनीकी देखा जो आजकल देश विदेश में भी प्रयोग हो रहे हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो उस तकनीकी का प्रयोग करके हम अपनी समस्या को बहुत जल्दी ही समाधान कर सकते। अगला आपका है, आपने विशेषताएं देखा। अब अगला आप देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका, शैक्षिक नवाचार क्यों आए, जिससे आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो उसी तरह अगर हमें शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य देखने को मिलता है तो उद्देश्य है आपका बालकों का सर्वांगीण विकास करना। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है कि आपने तकनीकी को विद्यालयों तक पहुँचाया। तो अगर इसका पहुँचाया तो इसमें उद्देश्य इसका सबसे जरूरी है कि जो बालक हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले लर्नर्स हैं, उनके तक उनका सर्वांगीण विकास करना। मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब टोटली उनका क्या करना, डेवलपमेंट करना। टोटली डेवलपमेंट का मतलब उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर साक्षों का विकास हो, न कि का सिर्फ वो बुक पढ़ना जान ले, सिर्फ वो इन चीज़ों को जान ले, इसलिए इसका मतलब नहीं है। उनको मतलब सारी टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगला है प्रक्रिया को लगाना। इसका टारगेट ये था कि जो हम सीख रहे हैं, जैसे पहले हमको सीखने में चीज़ें कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ता था। एक चीज़ सीखने के लिए हमें एक हफ्ते, एक महीने का इंतजार करना पड़ता था कि हम उन चीज़ों को सीख लें। लेकिन आज हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, हम किसी का इंतजार नहीं करते, हम तुरंत मोबाइल में सर्च करते हैं कि ये चीज़ें हमें कैसे सीखनी है। बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाती हैं और आप उस चीज़ों को सीख लेते हो। इसी को कहा जाता है अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला है आधुनिक दृष्टिकोण का विकास। इससे आपका क्या हुआ, बालकों का सर्वांगीण विकास हुआ और आपने क्या किया, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाया। इसके बाद आपने देखा कि जो आपकी दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया है, जो इंसाइट्स है, उसमें आपने देखा कि उस आपका दृष्टिकोण क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। मॉडर्निटी में आप आ गए। कोई भी चीज़ कहते हो कि यार चलो बुक कर लो यहीं से, चलो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, क्या जरूरत है मार्केट जाने का। इससे आपको देखने को क्या मिलता है कि आपका आधुनिक दृष्टिकोण का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। अगला है शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता। अब हम देखते हैं, हमने विशेषताएं देखा, परिभाषा देखा, उद्देश्य देखा। अब हम कहते हैं जैसे आपका विशेषताएं पुस्तिक, आप अच्छे हो, आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, और आपका उद्देश्य था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे। अब हमने कहा आप टीचर क्यों बनोगे, डॉक्टर क्यों बनोगे, आप कहोगे टीचर बनेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, समाज सेवा के लिए। तो वही चीजें है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमने शैक्षिक नवाचार को लाया। अभी तो इसमें आवश्यकता अगर आप देखते हो, पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। पहले शिक्षा क्या थी हमारी, शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जैसे चाहता था उसी तरह शिक्षा देता था। लेकिन आज हमारी शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित थी। इस शिक्षा का प्रस्ताव पहले भी रखा गया था, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जैसे रूसो पढ़ी होगी, रूसो ने कहा था, उनको सबसे ज्यादा ये था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बालकों के लिए होनी चाहिए। शिक्षक अपने मन से बालकों को शिक्षा नहीं दे रहा, क्योंकि शिक्षा प्रेशर में नहीं दी जा सकती। शिक्षा अगर हमारा मन हो तभी हम पढ़ेंगे, तभी हम अधिगम करेंगे। क्योंकि अगर आप देखते हो अधिगम को ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। तो शिक्षा कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए शैक्षिक नवाचार को लाया गया। अगला है सामाजिक परिवर्तन के लिए। धीरे धीरे जो हमारे समाज में रोजगारियाँ थी, जो हमारे ट्रेडिशंस थे पुराने, उसको अगर हमें परिवर्तित करना है, हमें कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे पहले सोच था लोगों का कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां बाइक नहीं चलाएंगी, लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन आपने धीरे धीरे जब समाज को इनोवेट किया, समाज को नवाचारी किया, तो समाज ने भी ये सोचा कि नहीं, उतना ही अधिकार आपका भी है और आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगला है मानवीय संसाधनों के विकास के लिए। देखिए, तो जो मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो इसका हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उपयोग करते हैं, उस संसाधनों का अगर हम विकास देखें तो किससे हुआ है, तकनीकी से द्वारा हुआ है। तो इन तकनीकियों के द्वारा ही मानवीय संसाधन का विकास हुआ। अगला है रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, रोजगार की भी आवश्यकता हमें बढ़ती गई, और इतने ज्यादा रोजगार हमें टेक्निकल चीजों से ही मिल रही है सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर हम किसी भी सेक्टर में देखें तो पहले जो काम मनुष्य करते थे, रोजगार में कमी भी हुई है, रोजगार में बढ़ोतरी भी हुई, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हमें रोजगार
अगला है तकनीकी परिवर्तन से अवगत कराने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने देखा तकनीकी परिवर्तन से अवगत कराने के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपने देखा, इतनी चीजें आप लिख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो चीजें ना समझ में आए आप उसको पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसको समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, कोशिश करेंगे कि आगे का भी टॉपिक, कल हम आपको नवाचार में बाधाएं पढ़ाएंगे, कितनी बाधाएं हैं जो नवाचार को आपको रोकती हैं या उसको अभी आगे भी बढ़ने देती हैं। तो यही कल होगा आपका कल के टॉपिक में। तो चलिए आज हम आपको यहीं से इस सेशन का एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। आपका एक अमूल्य योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा साहस का कार्य बन जाता है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए, जय हिंद।